तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पर हमने करना है। क्लियर? तो ये आप लोगों ने लिखा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए एक दो क्वेश्चन इस पर और आ सकते हैं, जैसे कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का यूज करना है उनको। फॉर एग्जांपल f इक्वल्स अल्फा बीटा e पावर x स्क्वायर डिवाइडेड बाय अल्फा के टी। तो इस तरह का भी क्वेश्चन आ सकता है इसमें डायमेंशंस पे। तो ये भी प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से ही सॉल्व होगा। क्लियर? तो इसमें जो गिवन क्वांटिटीज हैं वो है f इट्स अ फोरस, x इट्स अ डिस्टेंस, this k is Boltzmann constant, t is temperature। तो याद रहे t जो है इस पर ज्यादा गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि t यहाँ पर टेम्परेचर है ना कि टाइम। टाइम का डायमेंशन t रहता है, लेकिन टेम्परेचर का डायमेंशन k रहता है। और अल्फा और बीटा ये दोनों कॉन्स्टेंट्स हैं, और हमें इन्हीं के डायमेंशंस निकालने हैं। उसके बाद अगर अल्फा बीटा का डायमेंशन आया तो या तो क्वेश्चन इस तरह का होगा, व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ अल्फा एंड बीटा, या इस तरह हो सकता है व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ अल्फा बीटा यानी कि प्रोडक्ट इनका, या इस तरह का हो सकता है व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ अल्फा डिवाइडेड बाय बीटा या बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा। इस तरह का भी क्वेश्चन बन सकता है इस पे। क्लियर? या इस तरह के क्वेश्चंस पे, इस तरह के दो क्वेश्चंस में दिखाऊंगा आपको। उसके बाद आप इसको इजीली सॉल्व कर पाओगे। क्लियर? तो इसमें हम क्या निकालेंगे, एक बार अल्फा और बीटा का डायमेंशन है, उसके बाद अल्फा बाई बीटा या बीटा बाई अल्फा, कोई भी डायमेंशन आपको निकालना है। इन दोनों का प्रोडक्ट लेना है, डिवाइड लेना है या मल्टीपल लेना है, कुछ भी आप इसको इजीली निकाल सकते हो। क्लियर? नाउ अब इसमें जो है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यूज करना। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के हिसाब से मैंने दो स्टेटमेंट्स आपको बताए थे जो यहाँ पे यूज होते हैं डायमेंशंस में, एज पर किसके, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के। तो फर्स्ट या दूसरा स्टेटमेंट जो मैंने कहा था कि लेफ्ट साइड का जो, या मैंने एक स्टेटमेंट कहा था कि एवरी टर्म शुड हैव सेम डायमेंशंस, हर किसी टर्म के सेम डायमेंशंस होने चाहिए। अब इसमें कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो भी आपको देखना पड़ेगा। लेफ्ट साइड में आपका है एफ, फोर्स। क्लियर? तो फोर्स इज अ फिजिकल क्वांटिटी जिसका डायमेंशंस होता है। क्लियर? राइट साइड में अल्फा बीटा और ई तीन क्वांटिटीज का प्रोडक्ट है, लेकिन इन तीन क्वांटिटीज में अल्फा और बीटा जो है ये दोनों कांस्टेंट है और इनके डायमेंशंस हैं। इनके डायमेंशंस निकालने हैं हमें, वो हम बाद में देखेंगे इनके डायमेंशन हैं कि नहीं। लेकिन अभी हमने इस क्वेश्चनियर ने कहा कि आप अल्फा और बीटा का डायमेंशन निकालो, तो इसका मतलब है इनका कुछ डायमेंशन होगा। और थर्ड क्वांटिटी जो है वो है ई, क्योंकि ई खुद जो है वो एक कांस्टेंट है जिसका वैल्यू है 2.71 या 2.72। तो ई खुद एक कांस्टेंट है, लेकिन इसके ऊपर जो पावर है वो कांस्टेंट टर्म नहीं है, वो एक वेरिएबल टर्म है। क्लियर? तो इसका मतलब है इस चीज का डायमेंशन होना चाहिए। किस चीज का डायमेंशन? जो पावर में है। क्लियर? अब बेस में, यानी कि अगर आप इस साइड में देखोगे बेस में है फोर्स, और इस साइड में देखोगे अल्फा बीटा, और ये तीनों बेस में। तो बेस में भी डायमेंशन हर किसी टर्म का सेम आना चाहिए, और पावर में भी हर किसी टर्म का डायमेंशन सेम आना चाहिए, या आप अलग अलग ले सकते हो, यानी कि ई अलग और अल्फा बीटा अलग। क्लियर? तो सिंपल सी बात यह है कि जो एफ है, जो डायमेंशन एफ का होगा वही डायमेंशन अल्फा इंटू बीटा इनके प्रोडक्ट का होगा, यानी कि इन दोनों का डायमेंशन सेम होना चाहिए। क्लियर? तो अल्फा बीटा का डायमेंशन क्या होगा फिर? अल्फा बीटा का डायमेंशन होगा m पावर 1 l पावर 1 t पावर -2, जो फोर्स का डायमेंशन। अब हमें चाहिए दूसरी इक्वेशन। तो दूसरी इक्वेशन आप कहां से लोगे? पावर से। यहां से e का पावर है x स्क्वायर बाय अल्फा के टी, और यहां से आपको e का पावर 0 हो सकता है, यानी कि ले सकते हो आप e पावर 0, क्योंकि यहां e है ही नहीं। तो एनीथिंग रेज्ड पावर 0 इज 1, तो हम ले सकते हैं e पावर 0।
तो मैं कह सकता हूं कि एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय अल्फा के टी का जो डायमेंशन होगा वो होगा m पावर 0 l पावर 0 t पावर 0। कर सकते हैं क्योंकि इस साइड में e तो है ही नहीं, क्लियर। तो मैंने e पावर 0 सब्स्टिट्यूट किया यहाँ पे, बिकॉज e पावर 0 इज 1। अब पावर में इसका जो पावर है e पावर 0, तो 0 का डायमेंशन m पावर 0 l पावर 0 t पावर 0। लेकिन अगर ये सही है एज पर दिस इक्वेशन, अगर ये इक्वेशन सही है तो डायमेंशंस होने चाहिए बराबर, राइट साइड और लेफ्ट साइड के डायमेंशंस बराबर होने चाहिए। तो वही यहां पर मैंने प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यूज किया, क्लियर, एज पर प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। इस तरह से भी आप ले सकते हो प्रिंसिपल। मैंने भी कहा कि हर किसी टर्म का डायमेंशन सेम होना चाहिए। हर किसी टर्म का मीन्स क्या है, हर किसी टर्म का ये मतलब है कि फोरस का डायमेंशन, अल्फा का डायमेंशन, बीटा का डायमेंशन, ई का डायमेंशन, ये भी है उसका मकसद, इसका मतलब ये भी है। और दूसरा चीज ये भी है कि इसमें जो डायमेंशन आएगा, फोरस का जो डायमेंशन आएगा, यानी कि मास, लेंथ, टाइम, इनका पावर, मास का पावर, लेंथ का पावर, टाइम का पावर, हर किसी क्वांटिटी में सेम आना चाहिए, हर किसी क्वांटिटी में सेम आना चाहिए। तो ये भी इसका मतलब है। तो यहां से आप क्या निकालोगे, अल्फा। अब एक्स स्क्वायर का डायमेंशन भी पता है, के का भी पता है, टी का भी पता है, तो अल्फा का भी निकाल सकते हो। अल्फा को उस साइड में लेते तो यहां से अल्फा ही रहेगा, क्योंकि ये तो 1 हो गया, दिस विल बी 1। तो यहां पर बचा एक्स स्क्वायर, एक्स यहां पर लिखा है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस का स्क्वायर मींस लेंथ का स्क्वायर डिवाइडेड बाय के एंड टी। व्हाट इज के? के इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। अब बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का जो डायमेंशन है वो क्या है, या बोल्ट्जमैन कांस्टेंट मींस एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम, सॉरी एनर्जी डिवाइडेड बाय टेम्परेचर, एनर्जी डिवाइडेड बाय टेम्परेचर। अब यहां पर एनर्जी डिवाइडेड बाय टेम्परेचर इनटू टेम्परेचर, तो टेम्परेचर और टेम्परेचर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या, m पावर 1 l पावर 2 t पावर -2, क्लियर। l पावर 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अल्फा का डायमेंशन क्या मिला, m पावर -1 l पावर 0 t पावर 2। ये हमारा अल्फा का डायमेंशन, ये रहा अल्फा का डायमेंशन, क्लियर। अब बीटा का डायमेंशन चाहिए, तो अल्फा इंटू बीटा इज f, यानी कि अल्फा और बीटा का प्रोडक्ट जो है वो है फोरस। यहां से अल्फा बीटा का प्रोडक्ट जो है फोरस। लेकिन अगर यहां पर थर्ड क्वांटिटी होती इसके प्रोडक्ट में, तो आपको तीनों का प्रोडक्ट लेना था, उसके बाद आपको 3 इक्वेशंस बनानी थी। यहां से हमारी एक इक्वेशन ये बनी और दूसरी इक्वेशन ये बनी, तो दोनों इक्वेशन से हमने सॉल्व किया तो हमें अल्फा मिला। अब किसी एक में पुट करेंगे बीटा, यानी कि इसमें तो बीटा, इसमें बीटा नहीं है, तो इसमें पुट करेंगे तो बीटा का डायमेंशन मिलेगा। तो m पावर -1 l पावर 0 t पावर 2 इक्वल्स इंटू बीटा इक्वल्स m पावर 1 l पावर 1 t पावर -2। अब बीटा का डायमेंशन क्या मिलेगा, यहां पर m पावर 1, यहां पर m पावर -1। जब इसको इस साइड में लेंगे तो डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड ऊपर लेंगे तो m पावर 2 बन जाएगा। जब ये डिवाइड हो जाएगा तो जब इसको ऊपर लेते तो माइनस है तो प्लस जाएगा, तो ऊपर ऑलरेडी एक प्लस है तो m पावर 2, क्लियर। l पावर 0 तो l पावर 1 ही रहेगा। यहां पर t पावर 2 डिवाइड में जब इसको ऊपर लेंगे तो t पावर -2 ऊपर जाएगा, ऑलरेडी -2 है तो t पावर -4। ये बीटा का डायमेंशन मिलेगा हमें। अब अल्फा भी मिला, बीटा भी मिला, तो अब आप अल्फा इंटू बीटा भी निकाल सकते हो। अल्फा इंटू बीटा का डायमेंशन क्या मिलेगा, अल्फा इंटू बीटा, तो यहां पर लिखते हैं अल्फा इंटू बीटा का डायमेंशन, यानी कि इन दोनों का प्रोडक्ट, अल्फा इंटू बीटा, इन दोनों का प्रोडक्ट लेना है। तो m पावर 2 -1 दैट इज m पावर 1। इसके बाद l पावर 1 l पावर 0 दैट इज l पावर 1, t पावर -4 t पावर 2 t पावर -2। तो ये हमें मिला अल्फा इंटू बीटा, दोनों के प्रोडक्ट का डायमेंशन, m पावर 1 l पावर। तो अब आप चेक कर सकते हो ये तो फोरस का ही डायमेंशन है, ये तो फोरस का ही डायमेंशन है, m पावर 1 l पावर 1 t पावर -2। यहां से मिला था, पहले भी मिला था, और जब हमने अल्फा और बीटा निकाला फिर उसके बाद प्रोडक्ट लिया तो प्रोडक्ट में भी फोरस का ही डायमेंशन मिलेगा। तो अगर उससे पहले ही कहा कि यहां पर आप क्या करो, अल्फा इंटू बीटा का डायमेंशन निकालो, तो आप क्या करोगे, डायरेक्टली फोरस का डायमेंशन लिखोगे, क्लियर।
जो आपको यहां से मिला। नेक्स्ट उसने कहा होगा अल्फा डिवाइडेड बाय बीटा का डायमेंशन निकालो। तो अल्फा डिवाइडेड बाय बीटा का डायमेंशन, ऊपर अल्फा m पावर -1 l पावर 0 t पावर 2, ये अल्फा का डायमेंशन है। डिवाइड बीटा का डायमेंशन, तो बीटा का डायमेंशन m पावर 2 l पावर 1 t पावर -4। इन दोनों को सॉल्व करोगे आप, 2 ऊपर जाएगा तो -2 जाएगा तो m पावर -3, l ऊपर जाएगा तो l पावर -1, t नीचे -4 पावर है तो +4 तो t पावर 6। तो ये डायमेंशन रहेगा अल्फा डिवाइडेड बाय बीटा का। अब अगर बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा निकालना है तो इसी का इनवर्स करना पड़ेगा, m पावर 3 l पावर 1 t पावर -6। तो ये मिलेगा आपको बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा का डायमेंशन। क्लियर? तो आई होप कि आप अंडरस्टैंड कर चुके हो कि ये जो इस तरह का जो डायमेंशन यहाँ पर इस तरह की जो इक्वेशन होते हैं उसमें अगर आपको डायमेंशन निकालना है तो आपको वहां पर भी प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का यूज करना पड़ेगा। क्लियर? तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का यूज करने के लिए आपको यहाँ पर एक और टर्म ऐड करनी पड़ेगी, मल्टीपल करनी पड़ेगी फोर्थ लेफ्ट साइड में, दैट इज e पावर 0। उसके बाद आप इसका डायमेंशन निकालोगे। क्लियर? इसी पर हमारा एक और क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन मैं दिखाऊंगा आपको यहाँ पर, इसी पर यानी कि इसी तरह का क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा। क्लियर? P इक्वल्स P0 e पावर -α t²। एक सिंपल सा क्वेश्चन है, वेयर P इज प्रेशर, P0 is initial pressure, T is temperature. Now what will be the dimension of alpha? Alpha is constant और आपको इसी अल्फा का डायमेंशन निकालना है। इट्स अ कांस्टेंट क्वांटिटी, बहुत इजी है। अब P और P0, P का जो डायमेंशन है वो P0 इंटू E का डायमेंशन होना चाहिए। E तो कांस्टेंट है 2.71 अभी मैंने कहा, तो P का डायमेंशन P0, तो दोनों तो प्रेशर ही है इसलिए दोनों का डायमेंशन सेम होना चाहिए। अब यहां पर e पावर -α t² है और यहां पर e तो है ही नहीं तो हम ऐड कर सकते हैं e पावर 0। अब ये इक्वेशन तभी सही है जब इसके डायमेंशन, इसका पावर के डायमेंशन और इसके पावर के डायमेंशन सेम होंगे। क्लियर? तो इसका मतलब है अल्फा इंटू t² का जो डायमेंशन है वो m पावर 0 l पावर 0 t पावर 0 होगा। तो अल्फा का डायमेंशन क्या रहेगा, इसका इनवर्स, टेम्परेचर का इनवर्स, लेकिन k पावर -2, k पावर -2। तो m पावर 0 l पावर 0 t पावर 0 k पावर -2, ये रहेगा अल्फा का डायमेंशन। क्लियर? बहुत इजी है। e का पावर अलग लोगे आप, यहां से e का पावर, लेकिन अगर यहां से e का पावर इसने दिया हुआ है तो ध्यान रहे कि आपको पावर्स को कंपेयर करना है, पावर्स को कंपेयर करना है और उसके बाद आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। थोड़ा सा एक और एग्जांपल मैं दूंगा जो जिसमें मैं दोनों साइड से e का पावर रखूंगा, जैसे कि p e पावर vt डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू p0 e पावर -α t। तो T, कैपिटल T जो है वो है टेम्परेचर, V इज वेलोसिटी, स्मॉल t इज टाइम, x इज डिस्टेंस और बाकी P जो है प्रेशर, P0 इनिशियल प्रेशर और अल्फा इज कांस्टेंट और अल्फा का ही डायमेंशन निकालना है, कांस्टेंट और इसी का डायमेंशन चाहिए हमें। क्लियर? तो इस तरह का भी क्वेश्चन आ सकता है कि इसमें से आपको अल्फा का डायमेंशन निकालना है। P और P0 दोनों का डायमेंशन सेम है। क्लियर? अप्लाइंग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी अप्लाई करने का क्या मतलब है, जो राइट साइड और लेफ्ट साइड के जो पावर्स हैं उनको कंपेयर करेंगे। V इंटू टी डिवाइडेड बाय x विल बी इक्वल टू अल्फा इंटू टी। तो अल्फा यहां पर t को इस साइड में लेते हैं तो V इंटू टी डिवाइडेड बाय x इंटू कैपिटल T इक्वल्स अल्फा। वेलोसिटी का डायमेंशन है l t पावर -1 और साथ में t टेम्परेचर टाइम डिवाइडेड बाय x इज डिस्टेंस और t जो है वो है केल्विन।
अब देखो टी टी कैंसिल, एल एल कैंसिल, तो के इनवर्स इसका डायमेंशन रहेगा। क्लियर? के इनवर्स इसका डायमेंशन रहेगा। तो यहां पर मैंने टी रखा था खाली, अगर टी स्क्वायर होता तो केल्विन -2 ही बच जाता। क्लियर? जो पहले एग्जांपल में बचा था। एक और एग्जांपल यहां पर मैं आपको दिखाऊं, या दिखाना मैं आपको अब दिखाऊंगा नहीं, लेकिन वो आपको खुद करनी पड़ेगी। P इज इक्वल टू अल्फा डिवाइडेड बाई बीटा, अल्फा डिवाइडेड बाई बीटा ई पावर -x अल्फा डिवाइडेड बाई के टी। तो ये क्वेश्चन आप खुद करोगे, मान लो ये आपका असाइनमेंट है। P इज अल्फा डिवाइडेड बाई बीटा ई पावर -x अल्फा डिवाइडेड बाई के टी। तो P इज प्रेशर, अल्फा बीटा कांस्टेंट जिनके डायमेंशंस आपको निकालने हैं, x इज डिस्टेंस, चलो x को डिस्टेंस ही करते हैं, k बोल्ट्जमैन कांस्टेंट जो यहाँ पे लिखा है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और T टेम्परेचर। क्लियर? T इज टेम्परेचर। तो एक इक्वेशन क्या बनेगी? फर्स्ट प्रेशर का जो डायमेंशन है वो अल्फा डिवाइडेड बाई बीटा का डायमेंशन। अब अल्फा इंटू बीटा नहीं है, बल्कि अल्फा डिवाइडेड बाई बीटा का डायमेंशन। अगर यहाँ पे लिखा होता बीटा बाई अल्फा, तो बीटा बाई अल्फा का जो डायमेंशन होगा वही डायमेंशन पी का भी होगा। तो इस क्वेश्चन को आप असाइनमेंट के तौर पर ले सकते हो। क्लियर? तो नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन जो इस पर आएंगे, किस पर? डायमेंशन पर। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो इसका है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट वो है in terms of other physical quantities, in terms of other physical quantities, यानी कि आपको किसी भी क्वांटिटी का डायमेंशन चाहिए, लेकिन नॉट इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज की टर्म्स में आपको डायमेंशंस नहीं निकालने हैं, तो किसके टर्म्स में निकालने हैं? अदर फिजिकल क्वांटिटीज। तो इसके लिए आपको याद होगा कि आप लोगों ने एक एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशंस पढ़ा होगा 11th में, दैट इज उस एप्लीकेशन में आप लोगों ने क्या पढ़ा था? डिराइविंग फार्मूला फॉर एनी फिजिकल क्वांटिटी, if one knows the quantities on which the given physical quantity depends। क्या मतलब है इसका? कि आपको एक अननोन रिलेशन डिराइव करनी है, एक फिजिकल क्वांटिटी के लिए एक फॉर्मूला डिराइव करनी है, लेकिन इसके लिए आपको क्या पता है कि वो क्वांटिटी किस किस चीज पर डिपेंड कर रहे हैं, वो चीज आपको पता है। जैसे कि अगर मैं आपको कहूं कि टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स ऑन लेंथ एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड मास, लेंथ ऑफ द पेंडुलम, लेंथ ऑफ द थ्रेड, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड मास ऑफ द बॉब। तो अब आप को खाली इतना ही इंफॉर्मेशन गिवन है कि टाइम पीरियड इन चीजों पर डिपेंड कर रहा है, और हमें क्या चाहिए? एक रिलेशन चाहिए टाइम पीरियड और इनके बीच। तो जब आप इसको डिराइव करते हो तो आपको मिलता है T इज सम कांस्टेंट अंडर रूट L डिवाइडेड बाई G। तो आपको मिलता है, और आप लोगों ने ये किया भी होगा 11th में। बहुत कॉमन एग्जांपल है जो सबसे पहले यही दिखाते हैं 11th में, T इज सम कांस्टेंट अंडर रूट L बाई G। तो उसके बाद K कांस्टेंट का पता ही होता है, 2 पाई होता है। तो दिस इज कांस्टेंट क्वांटिटी, यहाँ डायमेंशंस में कांस्टेंट्स। इसका लिमिटेशन भी है कि हम कांस्टेंट्स को डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं किस रेस्पेक्ट से, विद द हेल्प ऑफ द डायमेंशंस। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट यही है, मोस्ट इंपॉर्टेंट मींस अगर आप कहोगे कि क्वेश्चन किस पर आएगा, इनमें से जितने भी तरीके मैंने दिखाए, तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी किस में से क्वेश्चन आएगा? तो क्वेश्चन इसमें आ सकता है इन टर्म्स ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटीज। तो इस पर भी हम क्वेश्चन करते हैं। तो मैंने अभी कहा कि इसको हम किस तरह से करेंगे, आपको फार्मूलाज याद नहीं रखने, बस आपको एक प्रोसीजर याद रखना है। जो प्रोसीजर आपने पढ़ लिया है, तो उसी के रेस्पेक्ट में हम इसको एक क्वेश्चन में आपको यहाँ पर पहले मैं क्वेश्चन लिखूंगा, उसके बाद आप इसको समझते हैं। इन टर्म्स ऑफ
टाइम टी, वेलोसिटी v, एंड एंगुलर मोमेंटम h। बस ये रिप्रेजेंटेशन है एंगुलर मोमेंटम की h, वरना तो हमें पता है एंगुलर मोमेंटम की रिप्रेजेंटेशन l होती है, यानी कि उसको हम l से रिप्रेजेंट करते हैं। क्योंकि क्वेश्चनियर ने कहा कि आप h में रिप्रेजेंटेशन दो, तो हम h में ही लेते हैं। इन टर्म्स ऑफ टाइम t, वेलोसिटी v एंड एंगुलर मोमेंटम h, what will be the dimensions of मास m। आपको मास का डायमेंशन चाहिए, आपको वो पता है मास का डायमेंशन m होता है, लेकिन क्वेश्चन अब चेंज हुआ है। अब उसने फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन कौन रखी है, टाइम, वेलोसिटी एंड h, एंगुलर मोमेंटम। क्लियर? तो आपको अब चाहिए मास का डायमेंशन। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, लेट अस सपोज मास डिपेंड्स ऑन, शायद आपको याद ही होगा, मास डिपेंड्स ऑन टाइम पावर x, वेलोसिटी पावर y एंड एंगुलर मोमेंटम पावर z। उसके बाद हर किसी टर्म का हम डायमेंशन लिखेंगे, जो डायमेंशन ओरिजिनल डायमेंशन है वही लिखेंगे। मास का डायमेंशन है m पावर 1, l पावर 0, t पावर 0। तो मैं कह रहा हूं कि आप l पावर 0, t पावर 0 लिखना जरूरी है, तो लिखना जरूरी नहीं है, लेकिन आप लिखोगे, इससे इजी होगा बाद में इक्वालिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को यूज करना। m पावर 1, l पावर 0, t पावर इज इक्वल टू सम कांस्टेंट k। टाइम का डायमेंशन है कैपिटल T पावर x, और इसमें m पावर 0, l पावर 0 भी। वेलोसिटी का डायमेंशन l पावर 1, t पावर -1, तो होल पावर है y। और एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशन क्या है, m पावर 1, l पावर 2 एंड t पावर -1 का होल पावर है z। क्लियर? अब आपको याद आया होगा कि ये कहाँ हमने पढ़ा हुआ है। एंगुलर मोमेंटम इज L विच इज R क्रॉस P विच इज mvr। अगर आपको याद होगा m, v और r। m मास, v में L और r में L, तो L स्क्वायर, और v में t पावर -1, तो होल पावर z। इसके बाद इस साइड में हम इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई करते हैं। t यहां पर भी है, t यहां पर भी है, t यहां पर भी है, तो यहां पर t का पावर है x, बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडेड, माइनस y माइनस z, -1 है यहां पर भी -1 है, तो इसलिए माइनस साथ में आएगा, -y माइनस z। उसके बाद l भी है, यहां पर l का पावर 1 है, यहां पर l का पावर 2 है, तो 1 इंटू वाई दैट इज l पावर y, और यहां पर प्लस 2 टाइम्स z। और थर्ड क्वांटिटी क्या बचती है, दैट इज m। तो m यहां पर है, z और कहीं पर m नहीं है, और राइट साइड में m पावर, लेफ्ट साइड में m पावर दिस, l पावर 0 t। अब प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हम यूज करते हैं, फिर से प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यूज करते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कर रही है, डायमेंशंस ऑफ ईच एंड एवरी टर्म ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन मस्ट बी सेम। तो इसका डायमेंशन और इसका डायमेंशन, डायमेंशन का मतलब है पावर रेज़्यू टू फंडामेंटल क्वांटिटीज, तो इसका डायमेंशन और इसका डायमेंशन सेम होना चाहिए। तो जब आप कंपेयर करोगे तो आपको z इक्वल्स 1 मिलेगा। जब आप कंपेयर करोगे m का पावर, यहां पर m का पावर 1 है, यहां पर m का पावर z है, तो z का वैल्यू इक्वल्स 1। अब l का पावर कंपेयर करते हैं, y प्लस 2z, y प्लस 2z इक्वल 0, क्योंकि इस साइड में इसका पावर 0 है। t x माइनस वाई माइनस z इक्वल 0, यहां पर t का पावर 0, यहां पर x माइनस वाई माइनस z। तो आपके पास 3 इक्वेशंस हैं और आपके पास 3 वेरिएबल्स हैं, तो आप इनमें से x, y और z का वैल्यू निकालोगे, क्योंकि z का वैल्यू पहले ही आया हुआ है, z इक्वल्स 1। अब इसमें पुट करते हैं z इक्वल्स 1, तो आपको y
प्लस 2 इक्वल 0, तो y इक्वल -2 मिलेगा। y भी मिला, इसमें पुट करते हैं x -2 एंड -1 इक्वल 0, x प्लस 2 -1 इक्वल 0, x प्लस 1 इक्वल 0, x इक्वल -1। सॉल्व किया मैंने, माइनस माइनस इज प्लस, तो 2 -1 प्लस 2 -1 इज +1 एंड +1 को उस साइड में लेते हैं तो -1। अब आपका XYZ आया, तो इसमें डालते हैं या इसमें डालते हैं, या इस तरह से लिख सकते हैं मास m, मास का डायमेंशन जो है वो है, इस तरह से लिखेंगे हम t का पावर x, x का वैल्यू -1, t पावर -1, l वेलोसिटी, वेलोसिटी को v से रिप्रेजेंटेशन है, v पावर y, तो y का वैल्यू यहां पर -2 मिला, -2, और एंगुलर मोमेंटम h, h पावर z, तो z यहां पर मिला हमें 1। तो ये रहा इसका डायमेंशन, यानी कि हमने क्या किया इन टर्म्स ऑफ टाइम, वेलोसिटी और एंगुलर मोमेंटम, हमने क्या किया, व्हाट विल बी द डायमेंशंस ऑफ मास। तो मास के डायमेंशंस t पावर -1, v पावर -2, h पावर 1 इन टर्म्स ऑफ दीज थ्री क्वांटिटीज। क्लियर? तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आप कर सकते हो। लिखने के लिए आप पॉज करोगे वीडियो को, उसके बाद इसको लिखोगे, और एक क्वेश्चन में दिखाऊंगा यहां पर, उसके बाद ये ऑफ करते हैं डायमेंशंस। तो क्वेश्चन इस तरह से है, स्पीड s और एक्सेलरेशन a एंड फोर्स f, ये फंडामेंटल है। स्पीड, एक्सेलरेशन एंड फोर्स, ये फंडामेंटल है। व्हाट आर डायमेंशंस ऑफ Young's modulus? What are dimensions of Young's modulus? तो मैं कह रहा हूं सबसे इजी यही है, जितने भी मेथड्स, जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको डायमेंशंस में बताए, तो सबसे इजी यही होगा, क्योंकि इसमें आपको बेसिक क्वांटिटीज मिलेगी, यानी कि ये वाली क्वांटिटीज। क्लियर? जिनके डायमेंशंस आपको पता ही होते हैं, आपको एक कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी नहीं मिलेगी, अगर मिलेगी भी तो आपको उसका डायमेंशन पता होना चाहिए। क्लियर? तो हमें किसका डायमेंशन निकालना है? यंगेस्ट मॉडुलस का। तो यंगेस्ट मॉडुलस y से रिप्रेजेंट होता है, तो y यंगेस्ट मॉडुलस डिपेंड्स ऑन, किस किस पर डिपेंड कर रहा है? स्पीड पर डिपेंड कर रहा है। पावर x रखते हैं, कुछ तो कौन इसका पावर होगा, तब जाके यंगेस्ट मॉडुलस बन जाएगा। एक्सेलरेशन a, इसका पावर रखेंगे हम y, और फोर्स f, इसका पावर रखेंगे हम z। अब यहां पर जो लिखा हुआ है, पहले स्पीड लिखा है, उसके बाद एक्सेलरेशन, उसके बाद फोर्स, तो मैंने स्पीड, एक्सेलरेशन, फोर्स, उसके बाद एक्स वाई जेड। तो ये जरूरी नहीं है, आप फोर्स को पहले x का पावर दे सकते हो, एक्सेलरेशन को z का पावर, और s को y का पावर दे सकते हो। यानी कि एक्स वाई जेड एक s ही का पावर नहीं रहेगा, x y a ही का पावर हमेशा नहीं रहेगा, z f का पावर हमेशा नहीं। आप पावर इंटरचेंज कर सकते हो, लेकिन एक बार जो रखा उसके बाद उसको चेंज नहीं करना है। तो ये आपको इक्वेशन नंबर 1 लिखनी पड़ेगी, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट आप लिखोगे। उसके बाद दूसरा स्टेप इसमें क्या करोगे, हर किसी टर्म का डायमेंशन, यानी कि कौन सा डायमेंशन जो एक्चुअल डायमेंशन है वो लिखोगे आप। यंगेस्ट मॉडुलस का डायमेंशन क्या है? तो यंगेस्ट मॉडुलस इज स्ट्रेन, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। तो स्ट्रेस इज प्रेशर, तो प्रेशर का ही डायमेंशन रहेगा m पावर 1, l पावर -1, t पावर -2। ये यंगेस्ट मॉडुलस का डायमेंशन है। और इक्वल सम कांस्टेंट, s इज स्पीड, स्पीड का डायमेंशन m पावर 0, l पावर 1, t पावर -1, और इसका पावर है x। एक्सेलरेशन का पावर m पावर 0, l पावर 1, t पावर -2 का पावर y। फोर्स का डायमेंशन m पावर 1, l पावर 1, t पावर -2 का पावर z। क्लियर? तो राइट साइड में हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, m 0 कैंसल, 0 कैंसल, z। क्लियर? नेक्स्ट l, यहां पर x,
यहां पर y पॉजिटिव साइन के साथ और यहां पर z वो भी पॉजिटिव साइन के साथ। क्लियर। नेक्स्ट t यहां पर माइनस एक्स, यहां पर माइनस ट्वाइस वाई, क्योंकि 2 पावर इसको t को -2 पावर है तो -2 इंटू वाई -2y, और यहां पर भी माइनस ट्वाइस z। तो जहां पर अगर आपको यहां पर t का पावर -1 ही मिलता तो -1 इंटू z माइनस z रहता। तो इसका ख्याल रखोगे आप, जो पावर रहेगा वो साथ में रखना है, पावर को मिस नहीं करना है। अगर मिस हुआ तो ये आपको रिजल्ट गलत मिलेगा। m पावर 1, l पावर -1, t पावर -2। नाउ यहां पर k आप लिखोगे या नहीं लिखोगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको k लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसका डायमेंशन नहीं होगा लास्ट में। तो कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ एवरी टर्म, अप्लाइंग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, यहां पर m का पावर z है, यहां पर m का पावर 1 है, तो मीन z का वैल्यू कितना होना चाहिए 1। क्लियर। तब जाके ये इक्वेशन सही होगी। क्लियर। नेक्स्ट यहां पर l का पावर है x प्लस वाई प्लस z, और इसमें l का पावर है -1। नेक्स्ट माइनस एक्स माइनस ट्वाइस वाई माइनस ट्वाइस z इक्वल्स यहां पर -2। अब आपको 3 इक्वेशंस मिले z z। क्लियर। तो आपको x और y चाहिए, z तो मिला, z इज 1, और इस z को हम इसमें पुट करते हैं, दूसरी इक्वेशन में पुट करते हैं, इसको बाद में लिखेंगे हम क्योंकि आपको पता ही है। तो इसमें पुट करते हैं z का वैल्यू, तो आपको मिलेगा x प्लस वाई और +1 को जब इस साइड में लेंगे तो -1, तो ऑलरेडी -1 है तो -2, x प्लस वाई इक्वल्स -2। और यहां से आपको क्या मिलेगा z का वैल्यू पुट करके, -x -2y, -2 को इस साइड में लेते तो -4, यहां पर यहां पर -2 z है, z का वैल्यू 1 है तो -2 जब इस साइड में लेंगे तो +2, यहां ऑलरेडी -2 है, -2 + 2 0। तो आपको दो इक्वेशंस x प्लस वाई इक्वल्स -2 -x -2y इक्वल्स 0, और z तो पहले। अब इन दोनों को ऐड करते हैं, एडिंग दीज टू। जब इन दोनों को आप ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, x -x कैंसिल, y -2y, दैट मीन्स -y इक्वल्स -2 + 0 -2 कैंसिल, y इक्वल्स 2। आपको y का वैल्यू 2 मिला। अब z का भी वैल्यू पता है, y का भी वैल्यू पता है, तो आप किसी एक इक्वेशन में पुट करोगे तो x प्लस 2 y का वैल्यू इक्वल्स -2, x इक्वल्स -4, इसमें मैंने पुट किया, मैंने इस इक्वेशन में पुट किया, तो x प्लस वाई, x प्लस 2 इक्वल्स -2, तो 2 को साइड में ले तो -2 ऑलरेडी है, -2 इज -4, तो आपको x का वैल्यू -4, y का वैल्यू 2 और z का वैल्यू 1। अब यंगेस्ट मॉडुलस लिखेंगे हम, तो यंगेस्ट मॉडुलस क्या आएगा, y का जो डायमेंशन है इन टर्म्स ऑफ s, a एंड f, s a f। तो s का पावर है x, तो x आया -4, x का पावर -4, x इज -4, वो s का पावर है। a का पावर है y, y हमें कितना है 2, तो a का पावर 2, और f का पावर है z, तो z आया 1, तो 1। तो ये रहा आपका डायमेंशन किसका, यंगेस्ट मॉडुलस का, इन टर्म्स ऑफ स्पीड, एक्सेलरेशन एंड फोर्स। तो इस तरह का भी कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप इसको इसी तरीके से करोगे क्योंकि ये बहुत इजी तरीका है। दूसरा भी तरीका है इसको करने का, दैट इज स्पीड को आप लिखोगे पहले, वो क्या चीज है, एक्सेलरेशन को लिखोगे, फोर्स को लिखोगे, और लास्ट में आपको जो मिलना चाहिए वो मिलना चाहिए यंगेस्ट मॉडुलस स्ट्रेन या स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, यानी कि प्रेशर का डायमेंशन। अगर प्रेशर का डायमेंशन मिला आपको या यूनिट मिला प्रेशर का, उसके बाद आप इसको इस तरह से लिख सकते। लेकिन ये बहुत कॉम्प्लेक्स मेथड है, अगर आप दूसरा मेथड करोगे बहुत कॉम्प्लेक्स, तो सबसे इजी मेथड यही है कि आप क्या करोगे, बाय यूजिंग दिस एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन। जो लास्ट वाली एप्लीकेशन डायमेंशन की होती है उसका आप यूज करके आप इसको निकाल सकते हो। तो इस तरह के भी क्वेश्चंस आ सकते हैं इसके डायमेंशंस के।
और एक तरीका क्वेश्चन आ सकता है, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ जो फर्स्ट एप्लीकेशन होती है, चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ द इक्वेशन। तो वो बहुत इजी है, आई होप कि वो आप लोगों को आता होगा। एक साइड में आपको टाइम पीरियड लिखा होगा, दूसरे साइड में कुछ कॉम्बिनेशंस होंगे कुछ फिजिकल क्वांटिटीज के, और इसी तरह 4 इक्वेशन होंगे, चारों में से आपको करेक्ट इक्वेशन दिखानी पड़ेगी कौन सी करेक्ट है। तो राइट साइड और लेफ्ट साइड में डायमेंशन सेम आने चाहिए, वही करेक्ट इक्वेशन होगी। क्लियर? वो आपको आता होगा। फिलहाल इतना ही देखेंगे।